नमस्कार साथियों, मैं संतोष पाल सिंह, मोटिवेटर, स्पीकर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा सोचो .com में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमें चर्चा करनी है हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस तरीके से बदला जा सकता है, उसमें क्या क्या बदलाव की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और उसमें किन ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिया जाना है। इस पे कई लोग चर्चा करते हैं। हमारी केंद्र सरकार भी इसमें कई गाइडलाइन जारी करती है, राज्य सरकार भी गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन भी फिर भी बदलाव नहीं हो पा रहा है। इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत नहीं होगी तब तक हम ना साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं, ना इंजीनियर्स पैदा कर सकते हैं, ना ही ब्रॉड माइंडेड पर्सन स्टूडेंट्स पैदा कर सकते हैं। इतने बड़ी पॉपुलेशन को, इतने बड़े देश को चलाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है, उसे हमें बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी की खास जिम्मेदारी होगी। उसमें टीचर्स की भी जिम्मेदारी होगी, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होगी और स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी होगी। सभी अपने अपने जिम्मेदारी निभाते रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे तरीके से हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में आपको समझाएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मैं संतोष पाल सिंह, मोटिवेटर, स्पीकर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा सोचो .com में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमें चर्चा करनी है हमारी जो भारत की शिक्षा पद्धति है उसे किस तरीके से बदलना है। व्हाट आर द वेज टू चेंज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस तरीके से बदला जा सकता है और उसे बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है और क्या क्या बदलाव जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू चेंज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, द रिप्लेस द बैकडेट सिलेबस। अब हमें क्या करना है, आज से 10, 15, 20 साल पुराना जो सिलेबस हमारे देश में चलता चला आ रहा है, जो रिसर्च हुआ था, चाहे वो एनसीईआरटी ने रिसर्च किया हो, चाहे स्टेट बोर्ड ने रिसर्च किया हो, उसी सिलेबस को हम लगातार चलाते चले आ रहे हैं। अगर हमने इस सिलेबस में बदलाव नहीं किया तो साथियों निश्चित रूप से हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। क्योंकि अगर हम वैश्विक प्रणाली के साथ अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, विश्व के साथ अपने आप को, विश्व की शिक्षा पद्धतियों के साथ अगर हम अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को जो बदलना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि दूसरे देशों का सिलेबस इतना मजबूत है और नया सिलेबस है, इनोवेटिव सिलेबस है। जब तक हम इनोवेटिव सिलेबस नहीं लाएंगे तब तक निश्चित रूप से अपने शैक्षिक पद्धति को नहीं बदल सकते, अपने स्टूडेंट को नहीं बदल सकते हैं, स्कूलों को नहीं बदल सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के बदलाव के लिए सबसे पहले एक आधुनिक सिलेबस की आवश्यकता है, मॉडर्न सिलेबस की आवश्यकता है, जो प्रैक्टिकली ज़्यादा बेस्ड हो, जिसमें पढ़ने के लिए बेस बहुत कम हो। सेकंड थिंग है कैरियर फोकस्ड लर्निंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है, हमें अपने जो अधिकतर क्या है कि हमारा जो लर्निंग सिस्टम है वो अभी तक कैरियर फोकस नहीं है। हम कैरियर की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं किए हुए हैं। जब तक हमारा लर्निंग सिस्टम कैरियर फोकसिंग नहीं होगा, हमें बच्चे को किस तरफ ले जाना है, हमारे स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ हमें उन्हें रट्टू तोता नहीं बनाना है। उन्हें कैरियर के लिए वो शिक्षा ग्रहण करानी है जिससे उनका कैरियर इनोवेट हो सके, जिससे उनके कैरियर में कुछ अप्रोच बन सके, जिससे कि वो अपने कैरियर की तरफ भाग सकें, कैरियर की तरफ बढ़ सकें। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, सभी को मिलकर के कैरियर की तरफ फोकस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम स्टूडेंट के कैरियर के बारे में नहीं सोचेंगे, छोटे से लेकर के बड़े स्कूल तक सभी, तब तक हम निश्चित रूप से अपने देश को उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाएंगे जहां पर हम भविष्य के सपना देखते हैं। और उसके लिए हमें स्टूडेंट के स्किल को डेवलप करना पड़ेगा और स्किल को जब हम डेवलप कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे और अपने करियर को फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है साथियों, थर्ड नंबर, एजुकेटिंग द पेरेंट्स। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेट नहीं हैं। लगभग हर क्षेत्र को ये देखा गया, मोस्टली रूरल एरिया को देखा गया है, जो पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी स्टूडेंट के प्रति अपने वार्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। अक्सर कर जब मीटिंग्स अटेंड की जाती है, जो पीटीएम होते हैं, तो पीटीएम अक्सर कर पेरेंट्स ये कह करके अटेंड नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं मीटिंग में क्या सीखना, मुझे क्या जानना, आप मेरे बच्चे को पढ़ाइए, मैं नहीं जानता कुछ भी, मैं नहीं कुछ जानती। ये गलत तरीका है साथियों, इसे बदलना पड़ेगा। जब तक हम पेरेंट्स को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक हम अपने
स्टूडेंट को मॉडर्न नहीं बना सकते। उसके लिए हमें क्या करना, मैं ये नहीं कहता हूँ, कोई पेरेंट अगर मेरा ये वीडियो सुन रहा हो तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मैं ग्रेजुएट कोई स्कूल वाला करा देगा, कोई आपको डिग्रीधारी बना देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि आप एजुकेट होने चाहिए, आप शिक्षित होने चाहिए, जो कि अपने बच्चे की आवश्यकताओं को समझ सको और बच्चा क्या कह रहा है उसे समझ सको, ताकि स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स तीनों मिलकर के एक ऐसी मजबूत कड़ी बनाएं जो कि एक नए भविष्य का सपना देखा जा सके। तीनों मिलकर के ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एक ही चेन की कड़ियां हैं और तीनों में से एक कड़ी भी अगर अपना काम नहीं करेगी तो निश्चित रूप से स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, और स्टूडेंट जब ड्रॉप आउट हो जाएगा तो वो कभी भी अपना भविष्य नहीं बना सकता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन रूरल एजुकेशन सिस्टम। सबसे बड़ी जरूरत है आज की डेट में शहरों की तरफ सभी शैक्षणिक संस्थान, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो सभी हैं वो सभी मेट्रो सिटीज की तरफ भाग रहे हैं, मेट्रो सिटीज में खुल रहे हैं, देहात की तरफ कोई नहीं आ रहा है। जब तक हमें अपने देहात को डेवलप नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश की जो 70% पॉपुलेशन है वो देहात से बिलोंग करती है, और 70% अगर पॉपुलेशन अनएजुकेटेड रह जाएगी तो देश नहीं सुधर सकता है। जब तक हमारा एक एक बच्चा एजुकेटेड नहीं होगा तब तक हम कभी भी अपना विकास नहीं कर सकते। देश का विकास अगर साथियों चाहते हो तो निश्चित रूप से हमें अपने रूरल सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, रूरल को एजुकेट करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं कि सिर्फ वहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोलने से वो रूरल एजुकेट हो जाएगा। आज सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि रूरल में जितने भी स्कूल, प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, उन स्कूलों की स्थिति इतनी नाजुक है, इतनी खराब है कि एक एक स्कूल में 10-20 बच्चे एनरोल्ड हैं, और बच्चे तो उनमें ज़्यादा एनरोल्ड पाए भी जाते हैं, लेकिन जब उनका रियली सर्वे किया जाता है, वास्तविक जब सर्वे किया जाता है तो एक एक टीचर के खाते में 10, 20, 50 बच्चे, मैक्सिमम 40 बच्चे आते हैं। और जबकि सिटी में देखा जाए तो वही जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें एक एक टीचर पे 100 बच्चे आ रहे हैं। तो टीचर भी गांव की तरफ नहीं जाना चाहते, तो उन टीचर्स को भी एक नेशन बिल्डर के रूप में एस्टेब्लिश अपने आप को करना पड़ेगा। वो अपने आप को ये सोचें कि हम सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो जब तक टीचर्स अपने आप को नेशनल बिल्डर के रूप में एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, जब तक टीचर्स अपने आप को ये नहीं सोचें कि हमारा राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, तब तक निश्चित रूप से वो राष्ट्र का निर्माण या स्टूडेंट का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और वो एजुकेशन की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सभी तीनों सेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि रूरल एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। वहाँ पर अच्छे कॉलेजेस, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, इन सभी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के, इंग्लिश मीडियम, टेक्निकल बेस्ड स्कूल एस्टेब्लिश करने पड़े, ताकि नए तरीके से हम सुधार कर सकें, ताकि हम एक नए भविष्य का, एक नए देश का सपना देख सकें, जो हमारा आज हम उम्मीद करते हैं। आज हम हमेशा वार्तालाप करते हैं कि हमें अमेरिका और इंग्लैंड जैसा देश बनाना है, तो अमेरिका, इंग्लैंड जैसा देश तभी बना सकते हैं जब देहात की शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, एस्टैब्लिशिंग द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस अलोंग विद रूरल एरियाज। देखिए बहुत बड़ी जरूरत है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस तो बन रहे हैं लेकिन देहात की तरफ नहीं बन रहे हैं। सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस कोई मेट्रो सिटीज़ में है, कोई सिटीज़ में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, और जब तक हम देहात की तरफ इन इंस्टीट्यूट, जो भी हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्हें नहीं लेकर के जाएंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते। क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी, जब आपका होता है और आप रात में सोते हो तो टेक्नोलॉजी में सोते हो, जब सुबह होता है तब टेक्नोलॉजी में, चाहे किसान हो, चाहे वो नौकरी वाला व्यक्ति हो, चाहे व्यापार करने वाला व्यक्ति हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को आज टेक्नोलॉजी का साथ दे करके ही आगे बढ़ना है। जब टेक्नोलॉजी हर जगह हमारे साथ जुड़ी हुई है तो बिना टेक्निकल स्टूडेंट्स के हम कैसे अपने देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा, इसके लिए पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को देहात की तरफ उन सभी इंस्टीट्यूट्स को, उन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को, उन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते। एक्चुअली होता क्या है कि जो देहात के बच्चे होते हैं वो अगर दिल्ली में, सपोज दैट अगर कोई भी गांव का बच्चा दिल्ली में जाकर के पढ़ रहा है तो कम से कम 150-2 लाख रुपए उसे वहाँ का रहने खाने का खर्च करना पड़ेगा, कम से कम 4-5 लाख रुपए, 5 से 10 लाख रुपए वहाँ की फीस देनी पड़ेगी 1 साल की। कहाँ देहात के लोगों में इतना पैसा रखा है जो कि 10-12 लाख रुपए 1 साल में एक बच्चे पे खर्च करें? बहुत असंभव है। इसीलिए सरकार को सोचना पड़ेगा, इसलिए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को सोचना पड़ेगा, और इवन प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना पड़ेगा कि देहात में जाकर के अपने इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपने आप में क्वालिफाइड हो, टेक्निकल स्टूडेंट्स बने। और जब तक हमारा देश टेक्निकल
इनोवेट नहीं होगा, जब तक हम टेक्निकली मजबूत नहीं होंगे, तब तक निश्चित रूप से देश एक उज्जवल भविष्य की और एक नए देश की कामना नहीं कर सकते। हमें आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए स्किल्ड स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, न कि अनस्किल्ड स्टूडेंट की ज़रूरत है। आगे है फोकस ऑन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, बहुत ज़रूरत है। जब तक पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं लागू होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अक्सर कर देखा गया है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल होते हैं, पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल होते हैं, उन स्कूलों में डिसिप्लिन बहुत नाजुक होता है, डिसिप्लिन होता ही नहीं है। अक्सर कर इंटर कॉलेजेस को देखा गया, जो एडिड इंटर कॉलेजेस हैं, उनमें एनरोल्ड स्टूडेंट तो बहुत हैं, लेकिन क्लास लेने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है। क्यों कम है, इसे सोचना पड़ेगा। जरा सोचिएगा कि जो संख्या कम है वो वही तो सबसे बड़ा कारण है। आज अगर बच्चा क्लास अटेंड नहीं करने आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो कल कहीं जॉब नहीं ले पाएगा, फिर कल गवर्नमेंट से जॉब मांगेगा, उसके पास डिग्रियां तो होंगी, उसके पास डिप्लोमास तो होंगे, बट जॉब नहीं होगा। तो जॉब क्रिएशन एक्टिविटी कैसे तैयार करनी है, जो पब्लिक सेक्टर है उसे प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ करके काम करना पड़ेगा। जो आइडियाज़, जो फीचर्स, जो प्रैक्टिकल्स और जो जॉब क्रिएशन एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ करके काम करें, तो निश्चित रूप से जो आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट या स्टूडेंट हो या पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स हो, दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और इसमें कॉलेजेस को भी बहुत अच्छी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर कर देखा गया है, जो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उनकी स्थिति इतनी नाजुक है। सभी को इसके बारे में पता है कि वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने नहीं, सिर्फ दादागिरी करने, सिर्फ घूमने जाता है, और जब ईयर कंप्लीट हो जाता है तो कहीं कोचिंग 2-4 महीने की लगा लेता है, उसके बाद एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है, वो करियर बनाने के लिए नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट है साथियों, एस्टेब्लिशिंग स्मार्ट क्लासेस एंड स्मार्ट लाइब्रेरी। बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब तक हम अपने नज़दीकी क्षेत्र में, आज देखिएगा जितने इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल हैं, जितने आईसीएसई बोर्ड ऑफ स्कूल हैं, जितने सीबीएसई बोर्ड ऑफ स्कूल हैं, वहाँ तो स्मार्ट क्लासेस हैं, बट स्मार्ट लाइब्रेरी नहीं है। क्या सिर्फ इन्हीं से स्मार्ट हिंदुस्तान का सपना देखते हैं? क्या सिर्फ इन्हीं स्कूलों की बल पे हम स्मार्ट स्टूडेंट का सपना देखते हैं? क्या इन्हीं के बल पे हम स्मार्ट इंडिया का सपना देखते हैं? भाई, इंडिया का अगर सपना, स्मार्ट इंडिया का अगर सपना देखना है, स्मार्ट सिटी का सपना देखना है, स्मार्ट हाउसेस का सपना देखना है, तो हमें स्मार्ट क्लासेस हर स्कूल में एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। और स्मार्ट लाइब्रेरी, अब स्मार्ट लाइब्रेरी की अगर बात करें, अगर गवर्नमेंट ने मेट्रो सिटीज में दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, इनमें अगर स्मार्ट लाइब्रेरी खुलवा भी दी, तो उससे क्या फायदा होने वाला? सिर्फ वही जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनके पास लैपटॉप्स हैं, जिनके पास डेस्कटॉप्स हैं, जिनके पास टैबलेट्स हैं, जिनके पास वाईफाई इंटरनेट सेवा है, वो तो पढ़ ही लेंगे। वो तो वैसे भी पढ़ रहे हैं, वो तो उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा है, उनकी सभी सुविधाएं उन्हें तो पेरेंट्स से ही मिल जाती हैं। उनके लिए आपने स्मार्ट लाइब्रेरी खुलवा करके कौन सा बड़ा एहसान कर दिया? सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को उन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन तहसील लेवल पे स्मार्ट लाइब्रेरी का एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक लाइब्रेरीज बनानी पड़ेंगी, जो कि गाँव का बच्चा भी स्मार्ट लाइब्रेरी को देख वहाँ पर अपनी स्टडी करके और वहाँ से आगे निकले, ताकि वो आगे जाकर के, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे वो इंग्लैंड में जाए, चाहे वो इंडिया के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए, उसे अपने आप को ये बैक बाउंस फील ना हो कि वो तो एक देहात से आया है। क्योंकि जो देहात से बच्चे पढ़ करके जाते हैं, वो ना स्मार्ट लाइब्रेरी के पढ़े हुए होते हैं, ना स्मार्ट क्लासेस के पढ़े हुए होते हैं। जब भी वो DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जब भी वो आपकी बड़ी अमेरिका जैसी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उन्हें बैक बाउंस फील होता है। वो बैक बाउंस फील इसीलिए होता है क्योंकि वो हमेशा बुक्स से पढ़े हैं, उन्होंने मेहनत बहुत किया है, बट आपने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है, स्मार्ट नहीं बनाया है। तो स्मार्ट इंडिया का सपना, स्मार्ट सिटीज़ का सपना तभी हम देख सकते हैं जब हमें स्मार्ट हाउसेस बनाने पड़ेंगे। और स्मार्ट हाउसेस तभी बन सकते हैं जब हर लोकल एरिया में पब्लिक सेक्टर की तरफ से स्मार्ट लाइब्रेरी स्टैब्लिश की जाएंगी। उसके साथ साथ नेक्स्ट है पॉइंट साथियों, ऑर्गेनाइज कैरियर काउंसिल सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की डेट में हो क्या रहा है, हम स्कूल बना दिए हैं, हम कॉलेजेस बना दिए हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ बना दिए हैं, लेकिन हमने वो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे कहाँ जाएंगे, वो स्टूडेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, वो ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं, वो BSc क्यों कर रहे हैं, वो BCom क्यों कर रहे हैं, वो BA क्यों कर रहे हैं, उन्हें अपना पता नहीं कि हम ये आखिरकार कर क्यों रहे हैं। उन्हें खुद का पता नहीं, उसके पीछे कहीं ना कहीं
कमियां सरकार की भी हैं और उन डिग्री कॉलेजेस की भी हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की भी हैं जिन्होंने सिर्फ एफिलिएट तो करा लिए हैं और स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। अक्सर कर देखा गया है स्कूल में, कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा ये जिम्मेदारी कॉलेजेस की होती है, सबसे ज़्यादा ये जिम्मेदारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की होती है। अक्सर कर मैंने खुद सर्वे किया है डिग्री कॉलेजेस का, तो वहाँ पर देखा गया कितने स्टूडेंट आपके यहाँ एस्टेब्लिश अटेंडेड हैं, कितने स्टूडेंट आपके यहाँ एनरोल्ड हैं, 1000। अच्छा, आप अपना रजिस्टर दिखाएंगे आपके यहाँ कितने स्टूडेंट पर डे क्लास अटेंड करते हैं? तो श्रीमान जी, बड़ा रोने वाली कंडीशन सामने आई है कि किसी के यहाँ 50 स्टूडेंट अटेंड करते हैं, किसी के यहाँ 100 स्टूडेंट अटेंड करते हैं। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो देहात के जितनी भी डिग्री कॉलेजेस हैं उनकी इतनी नाजुक पोजीशन है, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो देहात के कॉलेजेस में, जो रूरल एरिया के कॉलेजेस है वहाँ पर 200 से 1000 एनरोल्ड स्टूडेंट में से 200 से मोर देन स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। How can we imagine that India will be the new world situation? मैं कैसे सपना देख सकता हूं कि भारत का जो सपना है वो साकार होगा? क्योंकि वहां पर कैरियर काउंसिल सेल की तो बात छोड़ दीजिएगा, वहां पर स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहा है, उसी के क्लास अटेंड करने नहीं आ रहा है, तो हम कैरियर काउंसिल सेल की कैसे बात करते? तो ये जिम्मेदारी सभी उन डिग्री कॉलेजेस की है, सभी यूनिवर्सिटीज की है, सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की है कि उन्हें एक काउंसिल सेल, कैरियर काउंसिल सेल बनानी चाहिए। कैरियर काउंसिल सेल का एक अपना अलग से मेंटर हो, वो स्टूडेंट को पर डे कम से कम एक पीरियड लेकर के ये बताए कि आपको करियर में क्या करना है। अगर पर डे पीरियड एक नहीं उसका है तो कम से कम वीक में 2 पीरियड तो उसके ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट को करियर के लिए ऑर्गेनाइज करे और उसके लिए काउंसिल सेल बनाए। करियर काउंसिल सेल बना करके बड़ी बड़ी कंपनीज को बुला करके लाएं, उनके जो HR है उन्हें बुला करके लाएं और स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कराएं, ताकि जाकर के बच्चे ये सोचें कि यहीं से हमारे भविष्य की शुरुआत हो सकती है। हम डिग्री तो दे रहे हैं, हम डिप्लोमास तो दे रहे हैं, हम सिर्फ अपने देश को एक डिग्री और डिप्लोमाधारी स्टूडेंट बना रहे हैं, कैरियर बनाने वाला स्टूडेंट तैयार नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, इसको सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा और उन डिग्री कॉलेज को भी सोचना पड़ेगा किस प्रकार का हमें माहौल तैयार करना है, जो स्टूडेंट उनके यहाँ पढ़ रहे हैं वो करियर की बात करें, वो कभी भी इधर उधर की बातें ना करें। इन सभी चीज़ों को जब तक सभी लोग मिलकर के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कभी भी देश का सुधार नहीं हो सकता है। कभी भी हम स्मार्ट कंट्री का सपना नहीं देख सकते हैं, कभी भी एक गुड काउंसलर, गुड कैरियर स्टूडेंट नहीं तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, रेगुलर टीचर्स ट्रेनिंग वंस इन अ मंथ, प्रत्येक, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, किसी भी प्रकार का जो संस्थान है, हर संस्थान को ये आवश्यकता है कि उसे क्या करना है, जो उनके यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी लगातार ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट को नए इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकें। हमारे देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इन सभी की जानकारी जब टीचर्स को होगी तभी जाकर के वो स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। मैं समझता हूँ प्रत्येक टीचर इतना इनोवेटिव नहीं होता है, प्रत्येक टीचर इतना एनर्जेटिक नहीं होता है जो कि इंटरनेट से, मैगजीन से, स्मार्ट लाइब्रेरी से जाकर के पढ़ कर के स्टूडेंट को सिखाया करके। उसके लिए आपको एक अलग से गाइडर रखना पड़ेगा, एक अलग से ट्रेनर रखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जैसे पब्लिक स्कूल है, कोई प्राइवेट सेक्टर का स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, उसके लिए क्या करें? जैसे कि एक शहर में सपोज दैट 100 स्कूल है, तो 100 स्कूल कम से कम 3 गाइडर को, एक अच्छे ट्रेनर को हायर करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर हायर करें और जितने संस्थान है वो सभी उसका खर्चा भुगतें और उसका खर्चा इकट्ठा करें। उसकी सैलरी कितनी आ रही है, प्रत्येक स्कूल से कम 1 या 2 टीचर पर डे उसके पास ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो हर स्कूल ट्रेंड हो जाए, हर स्कूल के हर टीचर ट्रेंड हो जाएंगे, नए आइडियाज सभी को मिलेंगे और जब सभी को नए आइडियाज मिलेंगे तो वो सारे नए आइडियाज जाकर के स्टूडेंट्स को देंगे और जब स्टूडेंट्स को सभी लोग जाकर के नए आइडियाज देंगे तो सुधार तो आखिरकार देश का ही होगा। चाहे इस स्कूल का बच्चा हो, चाहे इस स्कूल का टीचर हो, चाहे उस स्कूल का बच्चा हो, चाहे उस स्कूल का टीचर हो, आखिरकार बच्चा भी, स्टूडेंट भी इस देश का है और टीचर भी इस देश का है। और जब विकास होगा तो विकास भी इस देश का होगा और सभी जब विकास करेंगे तो निश्चित रूप से सपना हम उस युग का देख सकते हैं। हम 21वीं सदी में भी 22वीं सदी का सपना देख सकते हैं अगर हमने रेगुलर टीचर्स ट्रेनिंग को स्थापित कर दिया। हर महीने हर टीचर को इनोवेटिव वे में तैयार किया गया तो वो स्टूडेंट को भी इनोवेटिव वे में तैयार करेगा। नेक्स्ट साथियों, गुड सपोर्ट एंड हेल्थ एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं है, उसका दिमाग जब तक स्वस्थ नहीं है, तब तक वो अच्छे
एजुकेशन को अचीव नहीं कर सकता है। अ हेल्थ बॉडी कैन कंडक्ट अ गुड एजुकेशन सिस्टम। एक स्वस्थ शरीर ही अच्छी शिक्षा प्रणाली को सपोर्ट कर सकता है, अच्छी शिक्षा प्रणाली को लाइक कर सकता है। और इसके लिए हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा, टीचर्स को सिखाना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी सिखाना पड़ेगा कि बच्चे को जब भी भेजें तो पर डे उसे अच्छे तरीके से हेल्दी रख करके उसे हेल्दी फूड दें और हेल्दी उसका माहौल क्रिएट करें। और जब तक हेल्दी माहौल क्रिएट नहीं करें उसके लिए बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से हेल्दी भोजन लेना है, आपको किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। इसके लिए वीक में कम से कम 2 क्लासेस होनी चाहिए, मेडिकल एड क्लासेस होनी चाहिए। और प्रतिदिन जो असेंबली होता है, असेंबली में टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है, जो मेंटर होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो ट्रेनर होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को बताएं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य किस तरीके से रखना है। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य रखने से न सिर्फ समय का बचाव होगा बल्कि पैसा भी बचेगा। क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो समय भी बर्बाद नहीं होगा, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। इन सभी की जानकारी पेरेंट्स को भी दें, स्टूडेंट्स को भी दें। आगे है साथियों, बहुत ही कंपलसरी, ये बहुत ही अलग पॉइंट है, शायद है कि बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। एवरी गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट स्कूल टीचर्स शुड बी रजिस्टर्ड विद HRD मिनिस्ट्री एंड गिवन रेगुलर ट्रेनिंग बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्ल्ड लेवल मेंटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक सरकारी स्कूल को, प्रत्येक पब्लिक स्कूल को, प्रत्येक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का डेटा HRD मिनिस्ट्री के पास होना चाहिए। वो टीचर ने, अगर वो पब्लिक गवर्नमेंट टीचर है तब भी उसके पास डेटा होना चाहिए। वो किस स्कूल में पढ़ा रहा है, पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा है, तब भी HRD मिनिस्ट्री के पास डेटा होना चाहिए। जैसे ही उसने अपनी टीचर्स ट्रेनिंग कंप्लीट किया है वो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन होता है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए और वो अपनी ट्रूली एंड फेथफुली अपनी सारी एजुकेशन का, उसके पास जो जो सर्टिफिकेट्स हैं उन सर्टिफिकेट्स का नंबर वो सारा ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराए। और HRD मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है और उस टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है, जैसे ही वो स्कूल चेंज करता है अपना जो रजिस्ट्रेशन कराए वो रजिस्ट्रेशन में अपना चेंज कर दे कि इस समय मैं फलाने स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि HRD मिनिस्ट्री इन सभी टीचर्स की ट्रेनिंग एक वर्ल्ड लेवल मेंटर से करा सके, ताकि हमें ये ना लगे कि हम इंडिया में पढ़ा रहे हैं, ताकि हमें ये ना लगे कि हमारे स्टूडेंट को हम इंडिया में पढ़ रहे हैं। सभी स्टूडेंट को अराउंड वर्ल्ड फील हो, सभी टीचर्स को अराउंड वर्ल्ड फील हो, जहां वो पढ़ा रहे हैं, जहां वो पढ़ रहे हैं, तभी जाकर के, वैसे भी हमारा देश तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। जब इस प्रकार के वर्ल्ड लेवल के मेंटर्स हमारे साथ होंगे, जब वर्ल्ड लेवल के मेंटर्स हमें ट्रेनिंग देंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ट्रेनिंग मिलेगा HRD मिनिस्ट्री की तरफ से, तो निश्चित रूप से, वैसे भी तो हमारी भारत सरकार शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करती है, ये थोड़ा सा खर्चा और बढ़ा लिया जाए और इसे ईमानदारी से किया जाए और हर टीचर्स का बैकअप लिया जाए कि आपको ट्रेनिंग जो मिला है उसमें आपने क्या सीखा, क्या बच्चों को सिखाया। तो निश्चित रूप से जब हम अपनी प्रैक्टिकल एजुकेशन लेकर के आएंगे और प्रैक्टिकली एजुकेशन जब लेकर के आएंगे तो धरातल पर उतरेगा, वो चीज धरातल पर आएगी जो हमने, जिसका कभी सपना भी नहीं देखा था। और निश्चित रूप से हम वो उस भारत का सपना देख पाएंगे, उस भारत के सपने को पूरा कर पाएंगे जिसका सपना हम आज देख रहे हैं। हम 22वीं सदी का सपना देखते हैं, हम उस सदी में जाना चाहते हैं जो हम वर्चुअल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, हम वर्चुअल क्लासरूम बनाना चाहते हैं, हम वर्चुअल सब कुछ बनाना चाहते हैं। तो हमें आज से लगभग 50 साल आगे जाना पड़ेगा। मीन्स 22वीं सदी के बारे में सोचना पड़ेगा। 21वीं सदी को सोचते सोचते हम अपने आप को बहुत पीछे कर लेंगे। हमें सिर्फ अमेरिका जैसा नहीं बनना है, हमें सिर्फ जापान जैसा नहीं बनना है, हमें सिर्फ चाइना जैसा नहीं बनना है, हमें सिर्फ उन कंट्रीज, रसिया जैसा नहीं बनना है, इंग्लैंड जैसा नहीं, उन सबसे हटके बनना, उन सबसे आगे बनना है। और वो तभी बन सकते हैं जब हमें वर्ल्ड लेवल के मेंटर्स खुद अपने आप को वर्ल्ड लेवल का मेंटर के रूप में देखेंगे। तो निश्चित रूप से ये सपना हमारा साकार होगा और तभी जाकर के हम वर्ल्ड लेवल के या यूनिवर्सल बन पाएंगे, तभी जाकर के हम पूरे वैश्विक स्तर के बन पाएंगे। और अगर साथियों आपको मेरे ये सुझाव पसंद आए हो तो निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर करें और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है गवर्नमेंट की विशेष, सभी पॉइंट गवर्नमेंट के हट को भी टच कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जो हमारी शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हो रही है, प्राइवेट सेक्टर भी जिम्मेदार है, पब्लिक सेक्टर भी जिम्मेदार है। सभी लोग इसे अपनी
ये ना सोचें कि सर बहुत आपको कड़वे वचन दे रहे हैं। कड़वे वचन नहीं, हमें देश को सुधारना है तो इन कड़वे वचनों को सुनकर के अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा और एचआरडी मिनिस्ट्री तक ये वीडियो जरूर पहुंचाया जाए, ताकि एचआरडी मिनिस्ट्री को भी और जो एचआरडी मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी पता लगे कि हाँ, हमारे देश को किसकी ज़रूरत है और हमें ये कदम उठाना चाहिए। जब तक इस प्रकार का कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक हम एक मॉडर्न या फिर 22वीं सदी का भारत देखने का सपना जो देख रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। साथियों नमस्कार, मैं संतोष पाल सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा सोचो .com में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजाएं, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आपको मिलता रहे और चैनल के साथ जुड़े रहें। किसी भी क्वेरी के लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया है। इसके साथ साथ आप अपनी क्वेरी के लिए कमेंट भी कर सकते हैं।